भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप सभी एमएड शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा एमएड द्वितीय सेमेस्टर विषय शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार टॉपिक आधुनिकीकरण एवं सामाजिक प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर गुमसाद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एमएड विभाग। आधुनिकीकरण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। यह प्रस्तुति आधुनिकीकरण और सामाजिक प्रक्रिया की पड़ताल करती है। इसमें आधुनिकीकरण की परिभाषा और सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकारों का विश्लेषण शामिल है। हम वैश्विक परिदृश्य में आधुनिकीकरण के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। आधुनिकीकरण के आयाम। पहला है आर्थिक आधुनिकीकरण। औद्योगिकरण और शहरीकरण आर्थिक आधुनिकीकरण के पहलू हैं, क्योंकि जो ग्रामीण से शहरीकरण जो हुआ है उसकी देन एक तरह से सभ्यता का विकास हुआ था। सभ्यता में ये उद्योग, कल कारखाने, मील वगैरह जो भी है सब इसी के अंतर्गत आते हैं, तो वो धीरे धीरे शहर का रूप धारण कर लेते हैं। तो औद्योगिकरण से ही शहरीकरण होता है और इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो औद्योगिकरण से ही आगे बढ़ती है। दूसरा है राजनीतिक आधुनिकीकरण। वर्तमान में जो आधुनिकीकरण है उसमें राजनीति का भी बहुत तगड़ा सहयोग है। बिना राजनीति के आधुनिकीकरण संभव नहीं है। आज जितने भी महानगर हैं, नगर हैं, या हम ये कहें नगर पालिका से लेकर और नगर निगम तक, इनमें सब में बिना राजनीति के या बिना लोकतंत्र या राजनीति की भागीदारी के बिना आधुनिकीकरण संभव नहीं है। ये जो शहरीकरण की स्वायत्तशासी संस्था हैं, एक तरह से ये मानिए कि ये ही हमारे आधुनिकीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। बिना इनके नहीं हो सकता। जब तक कोई सपोर्ट नहीं होगा उसके बिना आधुनिकीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि शहर का विकास करना है तो हमें व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। उनकी आवश्यकता के हिसाब से उद्योग को विकसित किया जाता है। सामाजिक आधुनिकीकरण में शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। सांस्कृतिक आधुनिकीकरण मूल्यों में परिवर्तन लाता है। अब कैसे लाता है? सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार। पहला है सहयोग। इसके अंतर्गत सामाजिक एकजुटता और विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा, जिसे आप अंग्रेजी के हिसाब से कंपटीशन मानते हैं। यानी आज हर एक देश दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। हर राज्य दूसरे राज्य से प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। यही नहीं, एक छात्र भी दूसरे छात्र से प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। बिना प्रतिस्पर्धा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब प्रतिस्पर्धा में सबसे बड़ी बात आती है नवाचार। बिना नवाचार के हम सृजनता की ओर नहीं बढ़ सकते। अगर हमको सृजनताशील बनना है, सृजनात्मक रूप से आगे बढ़ना है, तो नवाचारों का उपयोग करना पड़ेगा। नए नए नवाचारों के द्वारा हम अपने गांव, नानी, शहर वगैरह सभी को ही विकसित करते हैं। तो नवाचार और दक्षता को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है संघर्ष। सामाजिक परिवर्तन में और पुनर्गठन लाता है। अगला देखिए, आधुनिकीकरण का सामाजिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव। आधुनिकीकरण का सामाजिक प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला पड़ता है शहरीकरण का प्रभाव। ग्रामीण जीवन बदल रहा है। आप देख लो, ग्रामीण स्तर जो है वहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई कल कारखाने नहीं है, सिवाय एक कृषि के या पशुपालन के अलावा। तो आज जो गांवों का जीवन बदल रहा है, गांवों में भी कई छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगे हुए हैं। छोटे उद्योग लगे थे, बृहद उद्योगों की तो हम नहीं कह सकते। बृहद उद्योग तो बड़े शहरों में या जहाँ यातायात और संचार के सभी आवश्यकताएं पूरी होती है वहीं चल सकता है, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज बदलाव कर रहे हैं। दूसरा है शिक्षा का प्रसार। इस औद्योगिकीकरण की वजह से, शिक्षा का प्रसार की वजह से ही जागरूकता बढ़ रही है। अगर शिक्षा का प्रसार नहीं होता तो जनता में, प्रजा में, लोगों में, छात्रों में, छात्राओं में, बच्चों में जागरूकता नहीं बढ़ सकती। तो शिक्षा के प्रसार से जागरूकता
बढ़ रही है, लोगों की जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, प्रेरित हो रहे हैं और उस प्रेरणा के आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा है सामाजिक मूल्यों में बदलाव। इस औद्योगिकीकरण की वजह से ही आधुनिकीकरण आगे बढ़ रहा है। तो आधुनिकीकरण में सामाजिक मूल्यों का भी बहुत बड़ा महत्व है। नए नए मापदंड स्थापित हो रहे हैं। इन मापदंडों के आधार पर शहरीकरण बढ़ रहा है और औद्योगिकीकरण की वजह से आधुनिकीकरण भारत में अच्छे हिसाब से चल रहा है। अगला है भारत में आधुनिकीकरण। भारत में क्या स्थिति है आधुनिकीकरण की, यानी कितना भारत ने एक तरह से कहें कि स्वतंत्रता के बाद सन 47 के बाद में ये 75 वर्षों में कितना विकास किया है, कितना आधुनिकीकरण जो आया है। अब वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आज हम अब वर्तमान में जो पाकिस्तान से तनाव वगैरह चल रहा है, इसी में आप देख रहे हो कहाँ भारत ने सन 1971 का युद्ध लड़ाकर कहाँ 3 दिन में आपने देख लिया होगा कि हमारे आधुनिकीकरण का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ गए, शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक मूल्यों में तो आगे बढ़े ही हैं, लेकिन हम इस आधुनिकीकरण के युग में आज हम शस्त्र अस्त्रों के हिसाब से भी बहुत आगे बढ़ गए। तकनीकी इतनी आगे आ गई है कि आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे कि हमने यहाँ बैठे बैठे सब कुछ कर लिया, हमारे दुश्मनों को भी ठिकाने लगा दिया। वो किसका देन है? आधुनिकीकरण का। आज भारत में आधुनिकीकरण बहुत अच्छे सक्षम स्थिति में आ गया है। पहला है इसका जैसे औपनिवेशिक काल। उस समय ब्रिटिश शासन के समय में जो इसका ऐतिहासिक परिवेश है, उस समय कुछ भी नहीं था। यानी अपन कहें तो एक तरह से पैदल जो लड़ाकू होते थे, वही मानो ज़्यादा से ज़्यादा राइफल होती थी सैनिकों के हाथ में। आज सेना के पास में सब कुछ है। उस समय के लोगों से काल था, बस केवल कृषि पर ही पब्लिक निर्भर थी या मजदूर पर ही निर्भर थी, इसीलिए इसमें लाग बेगार वगैरह ऐसी चीज़ें चलती थी। उस समय मानव का शोषण था एक तरह से। आज ये औपनिवेशिक काल समाप्त हो गया है आधुनिकीकरण की वजह से। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। स्वतंत्रता के बाद में जो कुछ हमें ब्रिटिश वालों ने कुछ छोड़ा, उसको धीरे धीरे हमने वैज्ञानिक तकनीकी के हिसाब से, वैज्ञानिक आधार पर इनसे देश को विकसित किया। आज भारत में आधुनिकीकरण की नीतियां अपनाई गई हैं, नई नई नीतियां बनती हैं। आप देखते हो उन नीतियों को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाता है और इसको हम आगे बढ़ते बढ़ते आज बहुत अच्छी पोजीशन में भारत आ गया है। यानी भारत एक आधुनिक भारत और स्वतंत्रता से पहले के भारत में जमीन आसमान का अंतर आ गया। तीसरा है क्रांतियों का प्रभाव, जिसे हम उग्रता भी कहते हैं। एक तरह से किसी चीज़ को तीव्र गति से आगे बढ़ाना, जैसे दुग्ध क्रांति होती है, यानी श्वेत क्रांति होती है, हरित क्रांति होती है। जैसे कृषि को आगे बढ़ाया क्रांति के रूप में, है ना, उसका प्रभाव पड़ा। जैसे श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन पर ज़्यादा पड़ा, इसी तरह से हरित क्रांति है तो कृषि पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इसी प्रकार से ये जो जो क्रांतियाँ हुई हैं, ये नीतियों के आधार पर हुई हैं, योजनाओं के आधार पर हुई हैं, सरकार की बनाई और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं के प्रभाव की वजह से हुई है। इसी को हम क्रांतियाँ कहते हैं। इससे हरित क्रांति या सूचना क्रांति या उदारीकरण, ये सब आधुनिकीकरण की देन है। आधुनिकीकरण की चुनौतियाँ, अब कोई भी कार्य का हम बढ़ते हैं, करते हैं या सोचते हैं, उसमें कुछ कुछ बाधाएं तो आती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है दुनिया में जिसमें चुनौतियां नहीं हो या बाधाएं नहीं हो। हर कार्य, हर क्षेत्र में हमको चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। तो इसी प्रकार से आधुनिकीकरण में भी काफ़ी चुनौतियां हैं। जैसे पहला है असमानता, सामाजिक असमानता और वंचना बढ़ रही है। यानी हर क्षेत्र में आप ये तो देखते हो कि सामाजिक असमानता तो सभी जगह है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है सांस्कृतिक क्षरण, सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। जो हमारे सांस्कृतिक मूल हैं वो धीरे धीरे क्षरण, क्षय हो रहे हैं एक तरह से। अगला है प्रदूषण। औद्योगिकरण एक तरह से जिस तरह से हमको आशीर्वाद है या वरदान है, उसी तरह से एक तरह से ये हमारे लिए श्राप भी है। जैसे विज्ञान आशीर्वाद और श्राप दोनों है, इसी तरह से इस औद्योगिकरण की वजह से प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। आज हम दिल्ली में देखें क्या स्थिति है, आदमी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। कोलकाता जैसा महानगर है, व्यक्ति खुल के सांस नहीं ले पा रहा है।
मुंबई है, हैदराबाद है, चेन्नई है। तो ऐसे क्या है, ये औद्योगिकरण की वजह से इनमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। फिर महानगर हो जाएगा तो वहाँ पर क्या है, वाहन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था भी तीव्र मात्रा में बढ़ जाती है, तो उनकी वजह से भी प्रदूषण होता है। कल कारखानों की वजह से, उद्योगों की वजह से भी जो गंदगी है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, तो इस तरह से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी हमारे आधुनिकीकरण में एक समस्या बनते हैं। लेकिन उनको हम अपनी तकनीकी के हिसाब से उनका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। अगला है केस अध्ययन सफल उदाहरण। जैसे आप देखिए जापान है, जापान में औद्योगिकरण, तकनीकी के विकास, जापान आप देखते हो आज तकनीकी के हिसाब से, औद्योगिकरण के हिसाब से बहुत सक्सेस कंट्री है, यानी एक तरह से सफल देश है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा कोई ना कोई तकनीकी के आधार पर कोई ना कोई छोटी सी मशीन बनाई देता है। तो जापान इस क्षेत्र में, जब हमने इसकी कैसे स्टडी की, यानी हमारे वैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने, तो देखा कि जापान में तकनीकी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इसलिए वहाँ औद्योगिकरण और तकनीकी की वजह से शहरीकरण हो रहा है, या ये क्या आधुनिकीकरण बढ़ रहा है। इसी तरह से दक्षिण कोरिया लोग, आज आपने देखा होगा, आप घर घर में एक चीज़ का उपयोग करते हो जिसे नेल कटर कहते हो। आज हर घर में आपको एक नेल कटर की मशीन है, वो तक भी दक्षिण कोरिया से मिलेगी, क्योंकि उसकी तकनीकी अच्छी है, टेक्निक अच्छी है, मशीन भी अच्छी है। तो ये देश जो हैं, ये किस लिए बड़े आगे, इनका औद्योगिकरण की वजह से ये इनका मॉडर्नाइजेशन जल्दी हुआ। दूसरा क्या है कि शिक्षा और मानव संसाधन का विकास अच्छा है, वहाँ शिक्षा भी अच्छी है और मानव संसाधन अच्छे हैं। मानव संसाधन मतलब यानी व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता अच्छी है, व्यक्तियों की कमी नहीं है, कार्य करने वाले वर्कर्स की कमी नहीं है। तीसरा, हम जैसे सिंगापुर ने, इस पर भी कैसे स्टडी की गई, तो यह आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भाव अच्छा है, आर्थिक विकास अच्छा है, सामाजिक सद्भाव भी अच्छा है, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है। तो ये इसलिए इनका आधुनिकीकरण में ये सबसे आगे है। निष्कर्ष या भविष्य की दिशा में हम यही कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय आवश्यक है, क्योंकि आधुनिकीकरण नहीं होगा या सामाजिक न्याय ठीक से नहीं होगा। सामाजिक न्याय से मतलब है यहाँ कि सभी को समान अधिकार नहीं होंगे, चाहे वो दिव्यांग हो, किसी भी तरह से पिछड़ गया हो, तो सभी नागरिकों को समान न्याय मिलना चाहिए, सभी को समानता के अधिकार होने चाहिए। दूसरा है सतत विकास, यानी कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी एक तरह से लिंक नहीं टूटनी चाहिए, क्रमता से चलता रहना चाहिए। अगर आप रुक गए, बीच में आपने गैप दे दिया, तो हमें फिर दिक्कत आती है औद्योगिकरण में या आधुनिकीकरण में, एक समस्या बन जाती है। तो इसलिए सतत विकास के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है, यानी पर्यावरण का हम संरक्षण करें, पर्यावरण पर ध्यान रखें। पर्यावरण हमारा चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, या ध्वनि प्रदूषण हो, इनसे बचाव करते हुए हमको आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही सतत विकास है। तो हम निश्चित रूप से आधुनिकीकरण के रूप में आगे बढ़ेंगे और एक दिन ये देश विकासशील से विकसित राष्ट्र होने के बाद में, तो फिर हम भी और जो देश हैं, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, हम उनसे पीछे नहीं रहेंगे। हालांकि इन 75 वर्षों में हमारा आधुनिकीकरण के हिसाब से हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारा हमको आज जो 22 अप्रैल वाली घटना से जो देखने को मिला है, इसने ये दिखा दिया कि भारत आज आधुनिकीकरण के मामले में किसी से कम नहीं है। अगला है सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता भी जरूरी है। भारत विविधता में एकता का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की सभ्यता हैं, फिर भी हम सब एक हैं। हमारी राष्ट्रीयता एक है, हम सब भारतवासी हैं और हमारी जो सोच है यहाँ के नागरिकों की, प्रजा की, सरकार की, समस्त जितने भी राष्ट्रीय दल है या राज्य दल हैं, उन सब की एक ही सोच है कि हम सब
भारतीय हैं और इसमें हमको आगे बढ़ता रहना है।